हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर करवाने वाले हैं बच्चों, वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और 12th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है। जो चैप्टर है वो शासक और इतिहास के बारे में, मतलब मुगल दरबार के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये जो चैप्टर है वो मुगल शासनों के शासन, दरबारी संस्कृति, इतिहास, लेखन एवं परंपरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसमें बताया गया है कि मुगल शासन ने अपने शासन वैध में महान सिद्ध करने के लिए इतिहास लिखवाया। ठीक है, कि मुगल शासन कैसे महान था, कैसे क्या चीज थी। ठीक है। इस अध्याय में प्रमुख स्रोत जो है वो अकबरनामा और आइन ए अकबरी है, जिसकी रचना अब्बुल फजल ने की हुई है। ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, मतलब शुरू करते हैं चैप्टर को एकदम बढ़िया तरीके से। मुगल साम्राज्य का जो परिचय था, मुगल साम्राज्य के मैं बारे में बता दूं आपको कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के की। ठीक है। मुगल साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य बन गया। ठीक है। उसके बाद प्रमुख जो मुगल शासक थे वो कौन कौन थे एक बार देख लेते हैं सन के हिसाब से। बाबर जो थे वो 1526 से लेकर 1530 तक थे। ठीक है। बाबर। हुमायूं जो थे वो लाइक आई थिंक इनका बीच में कुछ शासन छीन छान गया था, तो ये दो सन लिखे हुए हैं। ठीक है। अकबर जी के बारे में कर लिया जाए तो अकबर 56 से लेके 1605 तक थे। ठीक है। जहांगीर जी की बात की जाए तो 1605 से लेके 1627 तक थे। शाहजहां की बात कर ली जाए तो 1628 से लेके 1658 तक थे। बढ़िया भाई, ये गया बंदा आगे तक। और औरंगजेब की बात की जाए तो 1658 से लेकर 1707 तक इनने शासन किया। ठीक है। अब इतिहास लेखन के बारे में देखा जाए तो इतिहास लेखन क्या है? राजाओं के शासन काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। ठीक है। लाइक राजाओं के बारे में ही तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है इसका? कि शासन की उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है। शासन को वैध ठहराना है, मतलब सही ठहराना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए रिकॉर्ड तैयार करना है। जनता में राजा का प्रतिष्ठा बढ़ाना है। ठीक है। इसका ये मतलब मेन मोटो होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है। अब्बुल फजल की बात कर ली जाए, जो लेखक थे उनकी बात कर ली जाए, तो वो क्या थे? अखबार मतलब अकबर जी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। ठीक है। और अकबर जी के नवरत्नों में से शामिल थे। आप लोगों को पहले से पता चल रहा है कि प्रसिद्ध विद्वान थे, तो नवरत्नों में से शामिल होंगे, जैसे बीरबल जी थे ना, लाइक वैसे। ठीक है। फारसी भाषा के महान लेखक थे ये। ठीक है। प्रमुख संरचना की बात कर ली जाए तो अकबरनामा, इनका जो प्रमुख संरचना है वो अकबरनामा है। ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया है इन्होंने। पहला जो भाग है वो तैमूर से हुमायूं तक का इतिहास बताया है। ठीक है। दूसरे भाग में अकबर के शासन काल की घटनाएं बताया है, मतलब अकबर जी ने कैसे शासन किया, कैसे मतलब पूरा प्रशासन था, उन सब के बारे में बताया। तीसरा भाग जो बताया वो आइन ए अकबरी के बारे में बताया है। लाइक पूरा प्रशासनिक शासन प्रशासनिक दस्तावेज लाइक उन्होंने बनाया। ठीक है। जो आईन अकबरी थे वो यह अकबर के जो शासन था वो प्रशासनिक कैसे था, मतलब शासन कैसा था, क्या थी सेना व्यवस्था, कर व्यवस्था, दरबार, प्रांत, व्यापार, लाइक बहुत सारी चीजें। ठीक है। अब इसमें जानकारियां क्या मिलती है? प्रशासन, सेना, कर व्यवस्था, मानस बदारी और दरबार, प्रांत, कृषि, व्यापार, धर्म, समाज, मतलब सबके बारे में इसमें पता चलता था। ठीक है। मुगल दरबार की बात कर ली जाए तो मुगल दरबार शक्ति एवं वैभव का प्रतीक था। ठीक है। विशेषताएं क्या थी? कि राजा सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठता था, दरबारी की निश्चित जगह होती थी कि अकबर जी यहाँ मतलब सॉरी बीरबल जी यहाँ बैठेंगे और मतलब बाकी जो है अपने अपनी सीट पे बैठेंगे। ठीक है। और दरबार में अनुशासन रहता था। ठीक है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। लाइक राजा सबके लिए सुरक्षा और सारी चीजों का व्यवस्था करता है, लगा इस वजह से। दरबार में विदेशी दूत भी जाते थे। ठीक है। कि मतलब जो दरबार हो लगता था, विदेशी दूत भी आते थे कि यहाँ से इस राजा के नेतृत्व मतलब शांति दूत या जो भी है, दूत आते जाते थे। ठीक है। अब झरोखा दर्शन की बात कर ली जाए तो अकबर ने इसकी शुरुआत की। जो झरोखा दर्शन था ना, वो उसकी शुरुआत अकबर जी ने की। प्रतिदिन जनता को दर्शन देते थे। ठीक है। उद्देश्य क्या था? कि जनता का विश्वास जीतना था और राजा की लोकप्रियता बढ़ाना था। ठीक है। अब
सिजदा की बात करते हैं, सिजदा के बारे में और पायबोस के बारे में। अब सिजदा था क्या? सिजदा जो था वो सिजदा का मतलब ये था कि राजा के सामने झुककर प्रणाम करना। पायबोस क्या था कि राजा के चरणों को चूमना। ठीक है। उद्देश्य था कि राजा के प्रति सम्मान और निष्ठा दिखाना। चलो यार आगे आ जाओ। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो अकबर द्वारा की गई थी, मतलब अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। मानसब जो था उसका अर्थ था पद या रैंक। ठीक है। मन मनसबदारों की नियुक्ति राजा करता था। दो पद मतलब जात, दो पद होते थे, जात और सवार। ठीक है। जात में क्या था? व्यक्ति की पद, वेतन, सम्मान। ठीक है। अब सवार में क्या था कि सैनिकों की संख्या और घोड़ों की संख्या। चित्रकला की बात की जाए तो मुगल शासकों ने चित्रकला को संरक्षण दिया। विशेषताएं थी कि फारसी एवं भक्तियां भारतीय मतलब फारसी एवं भारतीय शैली का मिश्रण और दरबार, युद्ध, शिकार तथा धार्मिक चित्रण। ठीक है। इन सब का चित्र होता था। भारतीय शैली के चित्रण होते थे, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण होता था। ठीक है। मुगल शाही परिवार की बात कर ली जाए तो उत्तराधिकारी का नियम ये था कि ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा जो बेटा होगा वो उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। स्वतः जो बड़ा पुत्र था वह स्वतः अधिकारी उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। सभी राजकुमार सिंहासन के दावेदार होते थे। परिणाम स्वरूप उत्तराधिकारी युद्ध होते थे। ठीक है। इससे पता चलता है। खैर छोड़ो। राजपूत की जो नीति थी वो अकबर जी ने कैसे बनाई थी कि राजपूतों की से वैवाहिक संबंध बनाए, मतलब जो जोधा जी थी वो राजपूत ही थी। ठीक है। उन्होंने उच्च पद दिए, मनसबदार बनाया, साम्राज्य में शामिल किया उनको। ठीक है। लाभ क्या मिला उनको? साम्राज्य मजबूत हो गया, विद्रोह कम हो गया, प्रशासन जो था वो और भी बढ़िया हो गया। धार्मिक नीति की बात कर ली जाए तो स्वकुल की नीति अपनाई गई। सभी धर्मों का सम्मान किया गया। जजिया पर जो मतलब जजिया पर जो टैक्स लगता था वो कम हो गया। ठीक है। इबादत खाना की स्थापना हुई। दीन इलाही प्रारंभ किया गया। दरबारी संस्कृति की बात कर ली जाए तो मुगल दरबार में संगीत, नृत्य, कविता और संहिता, चित्रकला और वास्तुकला का भी मतलब प्रदर्शन किया जाता था। इन सब लोगों को भी लाइक मिलता था कि हाँ कि आप लोगों की कला को प्रशासन में मतलब सबको दिखाया जाए कि हमारे पास इतने नवरत्न है लाइक। ठीक है। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो सम्राट सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है। सम्राट प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत का सूबेदार होता था। दीवान वित्त के अधिकारी होते थे। सेना का जो फौजदार जो था वो सेना का अधिकारी होता था। और काजी न्याय का अधिकारी होता था। ठीक है। अकबर की उपलब्धियां क्या थी कि साम्राज्य का विस्तार, मन सबदारी व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, प्रशासनिक सुधार, राजपूत नीति, इतिहास लेखन को प्रोत्साहन। ठीक है। उनकी उपलब्धियां ये सारी थी। ठीक है। अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य अगर देख लिया जाए तो यह है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। संस्थापक बाबर थे। अकबर का शासन जो था 56 से लेके 1605 तक चला, मतलब 1556 से लेके 1605 तक चला। अबुल फजल जो था वो अकबर जो तीसरा भाग था मतलब अकबरनामा वो तीसरा भाग था। ठीक है। सॉरी, तीसरा भाग में जो भाग है उसका जो नाम था वो आइन ए अकबरी था। ठीक है। मानसबदारी व्यवस्था अकबर ने मतलब की थी। झरोखा दर्शन अकबर करते थे। ठीक है। सुलाए कुल अकबर ने स्टार्ट किया। ठीक है। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में बना। दीन इलाही 1582 ईस्वी में हुआ। ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा क्यों लिखा, इसकी विशेषता का वर्णन करना है। ठीक है। अकबरनामा की जो रचनाकार थे वो अबुल फजल ने की। ठीक है। सम्राट जो थे मतलब लाइक अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में की। इनका उद्देश्य जो था वो अकबर के शासनकाल की उपलब्धियां, मुगल साम्राज्य की इतिहास, परिणाम, विवरण प्रस्तुत करना था। ठीक है। आने वाली पीढ़ी को मतलब बताने के लिए। ठीक है। अब्बुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था और वह अकबर की नीतियों तथा विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। ठीक है। अकबरनामा लिखने के का उद्देश्य ये था कि अकबर के शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास लिखा हुआ मिलना चाहिए भावी पीढ़ियों को। ठीक है। लाइक जैसे आने वाली पीढ़ियों को। ठीक है। मुगल शासन की वैधता एवं श्रेष्ठता सिद्ध करना था। ठीक है। अकबर की उपलब्धियों एवं प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करना था।
आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक अभिलेख तैयार करना और सम्राट की छवि एक आदर्श और न्यायपूर्ण शासक के रूप में प्रस्तुत करना था। अब विशेषताएं क्या थी इसकी, ये देख लेते हैं कि इसकी जो रचना है वो फारसी भाषा में हुई थी। ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित है। ये पहले में क्या है, तैमूर और हुमायूं का इतिहास है। ठीक है, दूसरे भाग में अकबर शासन काल है। ठीक है, तीसरे भाग में आईने अकबरी है, जिसमें लाइक विस्तृत इसमें प्रशासन, सामाजिक, संस्कृति व्यवस्था का पूरा, सेना का भी विवरण दे रखा है। ठीक है, यह मुगल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि अकबरनामा केवल अकबर का जीवन वृत्त ही नहीं बल्कि मुगल शासन, प्रशासन और समाज के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी का इतिहास महत्व, मतलब ऐतिहासिक महत्व क्या है उसका। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित मतलब अकबरनामा का तीसरा भाग है। ठीक है, यह अकबर शासन काल का प्रशासनिक एवं सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व क्या है कि मुगल प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है, मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन मिलता है, राजस्व एवं कर व्यवस्था की जानकारी मिलती है, सेना सैनिक संगठन का विवरण मिलता है, कृषि व्यापार उद्योग की जानकारी मिलती है, और इसमें और देखा जाए तो प्रांतों और आय मतलब इनकम का वर्णन मिलता है, समाज, धर्म, संस्कृति का वर्णन मिलता है। इतिहासकारों के लिए अत्यंत विश्वसनीय स्रोत माना जाता है ये। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि आईने अकबरी मुगल प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज की को समझने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार का प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो मुगल दरबार था उसके बारे में क्या क्या चीजें थी, क्या मतलब विशेषताएं थी। मुगल दरबार जो था वो ना सम्राट की शक्ति, प्रतिष्ठा, वैभव का प्रतीक था। ठीक है, प्रमुख जो विशेषताएं थी वो ये थी कि सम्राट सर्वोच्च ऊंचे स्थान पर, मतलब ऊंचे स्थान पे बैठता था, दरबार कठोर अनुशासन रहता था, मतलब दरबार में कठोर अनुशासन रहता था। ठीक है, प्रत्येक दरबारी का निश्चित स्थान होता था कि इसकी जगह ये यहीं बैठेगा। ठीक है, दरबार में विदेशी राजदूत, अधिकारी आते रहते थे, ठीक है, उपस्थित रहते थे। झरोखे दर्शन द्वारा सम्राट जनता को दर्शन देता था। ठीक है, सिद्धता एवं पायबोस जैसी परंपरा प्रचलित हो गई। दरबार का कला, मतलब जो दरबार में था वो कला, साहित्य, संगीतों का संरक्षण मिलता था। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक निर्णय दरबार में ही लिए जाते थे। ठीक है, जैसे आपने जोधा अकबर में देखा हो। निष्कर्ष ये निकलता है कि मुगल दरबार प्रशासन का केंद्र होने के साथ साथ संस्कृति और राजनीतिक शक्ति का भी प्रतीक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानसबदारी व्यवस्था क्या थी, इसकी विशेषता, महत्व बताने। ठीक है, मानसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी, प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था थी। ठीक है, मानसब का अर्थ था पद या फिर रैंक। ठीक है, उसके बारे में विशेषता क्या थी, प्रत्येक अधिकारी एक मानसब मतलब पद में रहेगा। ठीक है, मानसब 2 प्रकार के होते थे, जात और सवार। जात में क्या थे, पद और वेतन, वेतन मिलते थे, पद रहता था। बट सवार में क्या होता था कि सैनिक एवं घोड़ों की संख्या रहती थी कि कितनी कितनी क्या क्या। ठीक है, मानसबदारों की नियुक्ति सम्राट ही करता था। ठीक है, पदोन्नीत एवं पदोन्नीति सम्राट के अधिकारी में ही थे। ठीक है, किसको कहाँ किस पद में रखना वो सारा सम्राट के हाथ में रहता था। मानसबदारों का वेतन नगद अथवा जागीर के रूप में मिलता था। ठीक है, महत्व देख लेते हैं कि क्या है। सेना मजबूत बनी। ठीक है, अधिकारों पर अधिकारियों पर सम्राट का नियंत्रण रहता था, योग्य व्यक्तियों को अवसर मिलता था, साम्राज्य का विस्तार एवं स्थिरता बनी रही। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि मानसबदारी व्यवस्था अकबर की सबसे सफल प्रशासनिक अर्थ मतलब व्यवस्थाओं में से एक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर की धार्मिक नीति एवं विस्तार, मतलब धार्मिक जो नीति थी उसको अच्छे से बताओ। अकबर धार्मिक सहृदता में विश्वास करता था, उनमें उसने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई थी। विशेषता ये थी कि सुलह कुल की नीति अपनाई, 1563 में तीर्थ कर समाप्त किया, 64 में सॉरी बच्चों 64 में जजिया को समाप्त किया, जजिया पे जो कर लगते थे उस को समाप्त किया, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना की उन्होंने। ठीक है, और विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चाएं की। ठीक है, 1582 में दिने इलाही की स्थापना की, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, हिंदुओं को उच्च प्रशासनिक पद दिए। ठीक है, परिणाम ये निकला कि धार्मिक सौहार्द बढ़ा। ठीक है, साम्राज्य मजबूत हुआ, विभिन्न समुदायों का सहयोग प्राप्त हुआ, राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुई। निष्कर्ष ये निकलता है कि अकबर की धार्मिक नीति ने भारत के धार्मिक संहिता
मतलब एकता एवं राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया। झरोका दर्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, झरोका दर्शन सिजदा और पायबो उसका महत्व बताओ। जो ये था ना, तो मेरे को सर की झरोका दर्शन जो था ना, राजा मतलब प्रतिदिन जनता को दर्शन देता था, उसको ही कहते हैं झरोका दर्शन। महत्व क्या था कि जनता का विश्वास बढ़ाना था, सम्राट के प्रति लोकप्रियता बढ़ानी थी, राज्य एवं प्रजा के बीच संबंध मजबूत करने थे। ठीक है, सीधा का मतलब था कि सम्राट के सामने झुककर प्रणाम करना था। महत्व था इसका कि सम्राट के प्रति सम्मान प्रकट करना, सम्राट के की सर्वोच्चता स्थापित करना। पाया बॉस क्या था कि सम्राट के चरम चरण जो चूम कर सम्मान व्यक्त करना था। मैं तो कभी छोड़ो। मैं तो क्या था कि पूर्ण निष्ठा आज्ञाकारिता का प्रतीक था। सम्राट की प्रतिष्ठा एवं अधिकार को मजबूत करना था। निष्कर्ष था कि इन परंपराओं ने मुगल सम्राट की शक्ति, सम्मान, वैधता का को और भी बढ़िया कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल इतिहास लेखन की विशेषताओं का वर्णन करो। जो लेखन था उसकी विशेषताएं क्या थी? इतिहास जो था वो फारसी भाषा में लिखा गया। राज्य के संरक्षण में इतिहास लिखा जाता है। घटनाओं एवं क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। ठीक है, लाइन वाइज मिलती है। शासकों की उपलब्धियों और विशेष बल दिया जाता है। प्रशासन, सेना, समाज के बारे में अच्छे से विस्तार से बताया जाता है। चित्रों एवं कलात्मक सजावट का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक राजनीतिक विचारों का वर्णन मिलता है उसमें। ठीक है, इतिहास लेखन का उद्देश्य शासन की वैधता सिद्ध करना भी था उसमें, कि हाँ भाई क्या उद्देश्य, क्या लिखना है, वो सारी वैधता सिद्ध करनी थी कि क्या अच्छी चीज है, सारी अच्छी चीज थी, लाइक ऐसा। ठीक है, ऐसा बताना। मुगल इतिहास लेखन भारतीय इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजपूत की नीति की सफलता के कारणों की व्याख्या करनी है। जो अकबर थे उन्होंने राजपूत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। ठीक है, सफलता के कारण ये था कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए, राजपूतों को उच्च पद दिए। ठीक है, मान सबदारी व्यवस्था भी शामिल करी, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करी, स्थानीय राज्यों की स्वतंत्रता का सम्मान किया, योग्य राजपूत सेनापतियों को सेना में स्थान दिया, सम्मान एवं विश्वास का वातावरण बनाए रखा उन्होंने। ठीक है, परिणाम ये निकला कि साम्राज्य का विस्तार हुआ, विद्रोह कम हुआ, प्रशासन मजबूत हुआ, राजपूतों का भी सहयोग इनको मिला। ठीक है, अकबर की राजपूती नीति, जो राजपूत की जो नीति थी ना, उसकी सबसे सफल राजनीतिक नीतियों में से एक थी। ठीक है, मुगल प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताना है। मुगल प्रशासन अत्यंत ही संगठित और केंद्रित थी। ठीक है, विशेषताएं देख लेते हैं कि सम्राट सर्वोच्च था। जो सम्राट था वो सर्वोच्च हुआ करता था। साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था। प्रत्येक सूबे में सूबेदार होते थे। दीवान राजस्व एवं वित्तीय के अधिकारी होते थे। बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। काजी जो थे वो न्यायिक कार्य करते थे। फौजदार कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। मानसबदारी व्यवस्था के प्रशासन का अधिकार होते थे। निष्कर्ष ये निकलता है कि मुगल प्रशासन अपनी दक्षता, अनुशासन एवं केंद्रीकरण के कारण अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। अकबर शासन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासन काल में स्वर्ग युग क्यों कहा जाता है, मतलब अकबर के शासन काल को स्वर्ग युग क्यों कहते हैं? तो आंसर देख लेते हैं। अकबर का जो शासन काल था वो 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक था। ठीक है, 1605। तो मुगल साम्राज्य का सबसे सफल एवं समृद्ध काल माना जाता है इस समय। ठीक है, कारण क्या था कि साम्राज्य जो था वो व्यापक विस्तार था, प्रशासनिक सुधार, मनसबदारी व्यवस्था थी, धार्मिक सहिष्णुता और सुलह कुल की नीति थी। राजपूत की नीति सफलता पूर्वक हुई। ठीक है, कृषि, व्यापार, उद्योग में विकास हुआ था। कला, साहित्य, संगीत और चित्रकला का संरक्षण था। न्यायपूर्ण एवं कुशल शासन था उस समय। ठीक है, राजनीतिक स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि थी उस समय। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इन सभी कारणों से अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, माना जाता है। ठीक है, तो चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, मतलब खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों। बाय।